तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग सर फोर्स, हाँ बोलो। सॉरी सर, आपने कौन क्वेश्चन दिया था वो बता दीजिए। कौन वाला क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, चलो कौन वाला डिस्कस कर दे रहा हूँ। आया है आंसर कुछ, mg/tan थीटा ऐसा कुछ आएगा, 2 पाई tan थीटा या cot थीटा, ऐसा आया है? नहीं? अच्छा ठीक है, नो चलो सर। चलो ठीक है, रुको उसको बता दे रहा हूँ। ये कौन है, दिया था कोन पे एक रोप है जो कि इक्विलिब्रियम में है। ये ऐसा रोप का थोड़ा सा पोर्शन जो है इसके ऊपर ऐसे जा रहा होगा ऐसे, इसका राइट सर्कुलर कोन है, और ये सेमी वर्टेक्स एंगल जो है इसका ये है थीटा। ये रेडियस हमें आर एज्यूम कर लेना है, आर एज्यूम कर लेना है, इसका मास स्मॉल एम एज्यूम करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई भी पोर्शन देखते हैं, कोई भी पोर्शन देखते हैं, एक डीएम सेक्शन लेते हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा इसमें। एक डीएम, इस रोप का हम एक डीएम पोर्शन ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट। तो छोटा सा एलिमेंट अगर हम लेंगे तो एक तो साइड व्यू हम इसका ड्रॉ कर ही रहे हैं ऐसे, साइड व्यू, ये साइड व्यू है यही वाला, सिर्फ इस एलिमेंट को देखते हैं। तो ये डीएम होगा, इसका जो है डीएमजी नीचे ऐड कर रहा होगा, डीएमजी, इसका जो है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जो होगा दैट इज डीएन। और इस पे और कौन सा फोर्स होगा, सराउंडिंग एलिमेंट की वजह से टेंशन भी होगा, बट वो टेंशन हमें दिखाई देगा, वो इसी प्लेन में होगा। अगर मान लो कोई ऐसे ऊपर से देख रहा है, टॉप व्यू ऊपर से देख रहा है, तो इसको यही रोप कैसे दिखाई देगी, सर्कुलर, यही रोप इसको दिखाई देगी सर्कुलर। आर रेडियस का सर्कल विजिबल होगा, आर रेडियस का। अब इसमें ये एलिमेंट कहां पे, इसमें यही वाला ये एलिमेंट है, ये डीएम। तो यहां पे जो टेंशन है वो कैसे, अब ये हम मान लेते हैं कि ये एलिमेंट जो है ऐसे डी थीटा की एंगुलर विड्थ का है, डी थीटा। तो यहाँ पे टेंशन ऐड कर रहा है, टेंशन यहाँ पे टेंजेंशियल ऐड कर रहा होगा T1, और यहाँ से T2, हालांकि टेंशन सेम होगा, बट चाहो तो T1 T2 मान सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा इज्जत से एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तुम रिजॉल्व करना। यही सर्कुलर है, ये हमारा एलिमेंट है जिसको हमने डीएम लिया है, थीटा है, और यहाँ से कट किया तो ये टेंशन T और ये टेंशन T। ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखो देखो, ये टॉप व्यू है इसी का, टॉप व्यू इसी का है 12th। ये जो है टी है डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। तो ये डी थीटा बाई टू, ये भी हो जाएगा डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। ये समझ रहे हो, ये हाफ एंगल है, ये डी थीटा बाई टू, और ये भी है डी थीटा बाई टू। ये डी थीटा बाई टू, 90 माइनस डी थीटा बाई टू, ये डी थीटा बाई टू। तो यहाँ से हो जाएगा टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी कॉस डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। आराम से देखो, इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में फोर्सेस हैं। एक स्ट्रिंग का टेंशन है जो रिंग के प्लेन में होगा, ठीक है, रिंग के प्लेन में होगा, सर्कुलर सर्कुलर रोप के प्लेन में होगा, और एक जो है वर्टिकल प्लेन में होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन और एमजी। तो अगर हम साइड से इसको देख रहे हैं तो हमें टेंशन नहीं दिखाई देगा, टेंशन इसी प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा। टॉप से देख रहे हैं तो हमें नॉर्मल रिएक्शन दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, जैसे मान लो ये एंगल थीटा लिया हुआ है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अच्छा देखो, ये थीटा से कंफ्यूज मत करना, ये डी थीटा ये थीटा से कोई आपस में लिंक नहीं है, हम इसको अलग अलग ही मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा, ये अल्फा अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा,
तो ये फिर से हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा डी एन कॉस अल्फा। ठीक है सत्य प्रकाश, डी एन साइन अल्फा। हिम्मत से काम लेना। क्या इसमें यहां से हमें ये दिख रहा होगा, डी एन कॉस अल्फा दिख रहा होगा, और ये ऊपर आता हुआ होगा ऑब्जर्वर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, और ये कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। समझ रहे हो, दो प्लेन है एक रिंग के प्लेन। ये बात समझ पा रहे हो कि ये डी एन कॉस अल्फा जो है वो यहां से हमें दिख रहा होगा, प्लेन में होगा, रिंग के प्लेन में। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डी एन कॉस अल्फा, डी एन कॉस अल्फा। क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, डी एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2। ये बात समझ गए तो बताओ आगे चले। फोर्स सोचो, कौन कौन से फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, mg। तुम्हें क्या बताया कि मैक्सिमम कितने फोर्सेस होते हैं, 5 फोर्सेस ही हमें डिस्कस करने होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और mg। यही सारे को सही सही पॉइंट पे और सही डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना होता है। तो टेंशन जो है ये इस प्लेन में है, टेंशन हम डिफरेंट मान लेंगे अगर T1 T2, तो T1 T2 से हम ये कंपोनेंट अगर बैलेंस करेंगे रोप वाले केसेस में, तो यहाँ से आ जाएगा T1 cos d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू T2 cos d थीटा बाई 2। तो प्रूफ हो जाएगा हमारा कि T1 इज इक्वल टू T2। तो यहाँ से T दोनों सेम है, ये दो कंपोनेंट हैं। अब हम बैलेंस करते हैं, तो ये डी एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2, डी एन कॉस अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, डी एन साइन अल्फा इज इक्वल टू डी एम इंटू जी। समझ पा रहे हो, यहाँ से वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर दिया, डी एन साइन अल्फा, डी एन कॉस अल्फा। अब यहाँ से एक चीज हमें लिखना होगा, ये दो इक्वेशन है जिनको हमें एलिमिनेट करना है। अब हम क्या करते हैं कि अगर साइन थीटा स्मॉल होता है तो एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, साइन फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, छोटे एंगल के लिए, जैसे साइन 0 0 होता है। तो ये कहाँ तक है, ये 4-5 डिग्री तक होना चाहिए, 5 डिग्री तक है तो हमारा ये ट्रू है। बट ये एंगल किस में होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए रेडियन में। तो देखो थोड़ा दिमाग तेज चलाओगे, सोचोगे, 2t, इसको लिख लेंगे डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एन साइन अल्फा, इज इक्वल टू डी एम इंटू जी। हमें फाइंड करना है टेंशन, इसको डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, tan अल्फा आ जाएगा, अल्फा गिवन था, यहाँ से आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू डी एम जी डिवाइडेड बाई टी डी थीटा। अब प्रॉब्लम है डी थीटा को एलिमिनेट करने के लिए ये तरीका है कि इस एलिमेंट का मास कितना है भाई, इस एलिमेंट का मास हम dm को रिलेट कर सकते हैं डी थीटा से, dm इज इक्वल टू आर डी थीटा हो गई इसकी लेंथ इनटू मास पर यूनिट लेंथ। क्या समझ पा रहे हो, जैसे हैवी रोप में लीनियर में बताया था m/l, यहाँ पे रोप सर्कुलर है, तो m/2πr इज द मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ r इंटू डी थीटा, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा m डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्या डी थीटा की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, यस डी थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा ये होगा tan अल्फा इज इक्वल टू g बाई टी डी थीटा इज इक्वल टू m डी थीटा बाई 2 पाई। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू एम जी बाई 2 पाई कॉट अल्फा। सत्य प्रकाश ज्यादा तो नहीं हो गया, नेक्स्ट स्प्रिंग फोर्स।
स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में हमारा है स्पाइरल, हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल। क्या और टाइप के भी स्प्रिंग होते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एक ऐसे स्पाइरल स्प्रिंग भी होता है, स्पाइरल स्प्रिंग। ऐसा ये नहीं है हमारा। हेलिकल स्प्रिंग है, मासलेस है। मासलेस मतलब इसका मास बहुत ही नेग्लेजिबल होगा। किसके कंपैरिजन में? जो मास यहाँ से सस्पेंड करेंगे, मान लो 1 kg का है, ये 10 ग्राम का है, तो नेक्स्ट मासलेस होगा और ये हुक्स लॉ को फॉलो करता होगा। कि आइडियल स्प्रिंग वो स्प्रिंग है जो कि मासलेस है एंड इट फॉलोज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि फोर्स डेवलप्ड इनसाइड द स्प्रिंग is directly proportional to deformation in the spring. F is equal to minus of kx, where x is the most important point. X is the deformation from कहां से? natural length. किसी भी स्प्रिंग के क्वेश्चन में अगर नेचुरल लेंथ की जरूरत महसूस नहीं होती है, इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है, गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इलोंगेशन, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, दोनों दोनों होगा। तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा या डिफॉर्मेशन होता है तो जो फोर्स होगा वो माइनस ऑफ के एक्स होगा। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का है, इस वायर का रेडियस क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या इसकी लेंथ है। इन जनरल हम बोल सकते हैं कि बाकी सारा जो है मटेरियल और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होगी स्प्रिंग के लिए। अगर ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अगर एल नॉट है, एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ, अनस्ट्रेच लेंथ, बिना किसी फोर्स के जो लेंथ होगी एल नॉट, तो हमेशा के इंटू एल नॉट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल लिया है, ये जो वायर से बना हुआ है उसका क्या रेडियस है, ये जो टर्न है उसकी क्या रेडियस है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे लिए स्प्रिंग कांस्टेंट और नेचुरल लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, के इंटू एल नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइडियल स्प्रिंग है जो कि हुक्स लॉ को फॉलो करती है। अब मान लो हमने एक आइडियल स्प्रिंग ले लिया और ये आइडियल स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ये है इसकी नेचुरल लेंथ। अब अगर इसको इस नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया गया, मतलब किसी ने पुल किया इसको, तो ये इस तरीके से इसको पुल किया, तो ये हो जाएगी क्या? ये मान लिया है डिफॉर्मेशन। किसी ने इसको पुल किया है, ये पुल कर रहा है, तो इसमें x, इस स्प्रिंग का जो डिफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव x की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये क्या बताएगा? फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? माइनस ऑफ के एक्स। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा माइनस के एक्स, मतलब स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड के एक्स। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? माइनस सिग्निफाइज द डायरेक्शन, माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। तो इसको अगर हमने पुल किया तो ये भी पुल करेगा। इस एंड पे किधर होगा? इस एंड पे भी सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब दोनों एंड से वो पुल करके अपनी लेंथ को कंप्रेस करना चाहेगा। ये हो जाएगा के एक्स। अगर प्रेस किया, यहां से प्रेस किया, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये तो बढ़ जाएंगे, और ये है एक्स, एक्स तो कंप्रेस किया है तो एफ, अगर ये एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन नेगेटिव है, तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इधर इस डायरेक्शन में के एक्स नेगेटिव डायरेक्शन, और इस वॉल को भी ये पुश करेगा के एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। तो
ये तो हो गया इसका फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन। अब एक चीज हम देख लेते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, क्या अगर हम स्प्रिंग को कट कर देते हैं, किसी स्प्रिंग को, तो क्या उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा? ये अगर हमारा स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी एल नॉट, हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, किस रेशियो में? A/B के रेशियो में। ठीक है, तो क्या इसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा? ओरिजिनल का अगर K था, इसका हम K1 लेते हैं, इसका K2 लेते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जो इक्वलेंट स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कोई भी स्प्रिंग है, उसकी नेचुरल लेंथ और स्प्रिंग कांस्टेंट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। एल नॉट इंटू के जो ओरिजिनल स्प्रिंग थी, ये न्यू स्प्रिंग बन गई, एक स्प्रिंग 1, तो इसकी नेचुरल लेंथ A इंटू K1, सेकेंड की नेचुरल लेंथ B इंटू K2, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से K1 की वैल्यू, K1 इज इक्वल टू एल नॉट K डिवाइडेड बाई A, K2 की वैल्यू एल नॉट K डिवाइडेड बाई B। ये चीज हम जानते हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू एल नॉट होगा, A प्लस बी एल नॉट होगा, और A प्लस बी जो है एल नॉट होगा। तो यहाँ से अगर लेंथ गिवन है, किस रेशियो में कट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। K1 इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई A इंटू के, या K2 इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई B इंटू के। ऐसे करके इक्वेट करके हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग जानते हो? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, क्यों नहीं? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, किसी भी एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो ही टाइप के बेसिक होते हैं। पहला पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्प्रिंग में एक खास बात है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फोटो से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, कोई भी दो स्प्रिंग है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो यहां से अगर हम इसको पुल करते हैं, मान लो ये ब्लॉक डिस्प्लेस होता है कहीं पे भी, तो दोनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात ये होगी कि डिफॉर्मेशन हमेशा सेम होगा। अगर हमें चेक करना है, कहीं पे भी डाउट है कि ये स्प्रिंग्स पैरेलल में है या सीरीज में है, तो हम देख लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफॉर्मेशन सेम। अब ये बात मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ऐसा फोटो, मान लो तुम्हें फोटो ऐसा बना जाए, तो यहाँ पे जो है इमोशनल डिसीजन क्या होगा कि अच्छा ये तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज जैसे मान लो रेजिस्टेंस पड़ा होगा, दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड, तो ऐसी फीलिंग आएगी कि अच्छा ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो हम सीरीज इक्विवेलेंट का जो भी फॉर्मूला है अप्लाई कर देते हैं। बट फिर से वही बात हो कि फोटो डज नॉट डिसाइड द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें क्या है, बेसिक हम चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या दोनों एंड में डिफॉर्मेशन सेम है क्या। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, इलांगेशन की बात नहीं हो रही है, डिफॉर्मेशन की बात हो रही है, डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। ये जो है यहाँ से इसको हमने कंप्रेस किया, तो ये कंप्रेस करने के बाद इसमें क्या होगा, फोर्स, इसमें भी डिफॉर्मेशन x है और इसमें इलांगेशन भी x है, तो दोनों में डिफॉर्मेशन सेम है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ना कि सीरीज में कनेक्टेड है। बात आई समझ में? पैरेलल में कॉम्बिनेशन तब होगा जब वो उनका डिफॉर्मेशन सेम होगा। तो हमें क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बाकी इसका फॉर्मूला ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये की इक्विवेलेंट है
ये मान लिया कि ये जो है के इक्वलेंट है, तो इसमें जो है कि इन दोनों को रिप्लेस करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है, इन दोनों को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। तो सेम टाइप का हो, यहाँ पे मान लिया कि यहाँ से हमने x डिस्प्लेस किया, यहाँ से इसको भी x डिस्प्लेस किया, तो ये जितना फोर्स अप्लाई करे उतना ये भी अप्लाई करे। ये फोर्स अप्लाई करेगा k1x और ये हो जाएगा k2x, तो ये क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू k इक्वलेंट इंटू एक्स। इक्वलेंट तभी होगा, तो यहाँ पे k इक्वलेंट हो जाएगा सेम टाइप का फोर्स, मतलब k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देना है। पैरेलल में अगर स्प्रिंग कनेक्ट कर देंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये देखो, ये रेजिस्टेंस अगर पड़ा हुआ होगा तो उसका रिवर्स है ये। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में अगर कनेक्टेड है, सीरीज में अगर स्प्रिंग्स कनेक्टेड है स्प्रिंग कांस्टेंट k1 k2, अगर यहाँ पे ब्लॉक 5 सेंटीमीटर नीचे जाता है, क्या दोनों स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन 5 सेंटीमीटर का होगा? अगर ये 5 सेंटीमीटर जाता है तो क्या दोनों में डिफॉर्मेशन 5 सेंटीमीटर का होगा या नहीं? नहीं होगा। अब इसमें 5 सेंटीमीटर का होता, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का होता, तो नेट तो ऐड होकर 10 सेंटीमीटर हो जाता। तो यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस हो रहा है या फिर x डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसमें जो है x1 होगा, x2 होगा, कुछ अलग अलग होगा। x1 होगा और इसमें कुछ x2 होगा। जो भी होगा नेट डिफॉर्मेशन ऐड होके ब्लॉक का डिफॉर्मेशन के बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पे डिफॉर्मेशन सेम हुआ? नहीं हुआ। हर स्प्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट डिफॉर्मेशन है। तो अब इस स्प्रिंग में अगर डिफॉर्मेशन x1 है तो इसके अंदर टेंशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा? फोर्स हो जाएगा k1 x1। इसमें कितना फोर्स होगा? इसमें हो जाएगा k2 x2। स्प्रिंग में फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू उसका डिफॉर्मेशन। अब अगर हम बैलेंस करते हैं यहां से, तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये सिस्टम अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है कि यहां से जो हो जाएगा k2x2 डिवाइडेड बाई ये mg। तो यहां से लिखते हैं k2x2 इज इक्वल टू mg, और यहां से अगर देखते हैं तो क्या मिलता है हमें? k1x1 इज इक्वल टू mg। k1x1, तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि दोनों स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इंडिविजुअली mg के बराबर है, मतलब F1 इज इक्वल टू F2, मतलब फोर्स सेम। समझ गए? इतनी सब कहानी का मतलब यह है, पैरेलल में डिफॉर्मेशन सेम होता है, सीरीज में फोर्स सेम होता है। तो फोर्सेस हम इक्वेट हमेशा कर सकते हैं। k1x1 इज इक्वल टू k2x2। आई बात समझ में? इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए सेम फोर्स अप्लाई होना चाहिए, सेम फोर्स अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो हम यहाँ से लिख सकते हैं k1x1 इज इक्वल टू k2x2, k1x1 इज इक्वल टू k2x2, तो ये आ जाएगा k1 बाई k2 इज इक्वल टू x2 बाई x1, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, उसको ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, ये ब्लॉक x डिस्टेंस हुआ, तो ये फोर्स अप्लाई करेगा k इक्वलेंट इंटू एक्स। तो जो इसका फोर्स हो जाएगा k इक्वलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? k1 इंटू x1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक पे कितना फोर्स ऐड कर रहा है? k2x2 या k दोनों बराबर ही है, तो चाहो तो चलो ये k2x2 भी लिख सकते हैं, k2x2। अब यहाँ से हम x तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा? x2 को x के टर्म्स में लाना होगा। तो हम ये इक्वेशन की यूज कर सकते हैं, सम नोन है और हमें रेशियो नोन है। तो ध्यान से देखो, क्या x2 इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू एक्स हो जाएगा,
आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस कि हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है इस क्वांटिटी को, तो x इज इक्वल टू k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, और इस x2 को पुट कर देते हैं तो ये होगा k2 इंटू k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू x। अब यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज k इक्वलेंट? k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो इसको और रिवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1 बाई k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ठीक है, समझ पाए? सीरीज में रेजिस्टेंस का फिर से रिवर्स है। पैरेलल में हम ऐसे ऐड करते थे रेजिस्टेंसेस में, यहाँ पे ऐसे ऐड करना है। चलो, कटिंग और इक्वलेंट। अब इसमें अननेसेसरी बहुत सारे टाइप के प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन, बट वो सब नहीं करेंगे क्योंकि वो सब असाइनमेंट्स में रहेगा तुम्हारे, तो वहां से कर लोगे। ऐसे ऐसे जो है बताओ, इसका इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा भाई? मान लो बता ही दो। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, क्या हो जाएगा इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट? जल्दी बताओ। 2k/3। यस सर, 2k/3। क्या लग रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों सीरीज में है? यस सर। हाँ, यही ना, इसी से पता चलता है कि पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता है। ये देखो, अभी मैं क्या समझा रहा था, ये ऐसे कनेक्टेड है तो क्या ये सीरीज में है? यहां से अगर हम इसको x शिफ्ट करते हैं, ये भी x कंप्रेस होगा, ये दोनों x इलांगेट हो। क्या तीनों में डिफॉर्मेशन सेम है? तीनों में डिफॉर्मेशन सेम है, तो के इक्विवेलेंट ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना? आया समझ में? तो क्या यस सर। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? कॉन्फिडेंस को डाउन कर दे रहे हो। मैं सोचा तुरंत, ये फोटो से नहीं चेक होता है, फोटो से चेक नहीं होता है कि ये सीरीज है पैरेलल है। हम थोड़ा सा देख लेंगे तो ये एक यूनिक टाइप का है जहां पे दोनों पैरेलल में है, तीनों तीनों पैरेलल में दिख रहा है ऐसे कि ऐसे है, लेकिन डिफॉर्मेशन दोनों में सेम है, तीनों में सेम है। तो के इक्वलेंट इज इक्वल टू 3k होगा। वही अगर ऐसे ऐसे होगा तब तो ठीक है, ये 2k है और ये k है, तो ऐसे केस में हम बता सकते हैं कि इसका इक्वलेंट k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, तो 2k/3 होगा। वो सब ठीक है, समझे? तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए जिसमें से गलत होने के चांसेस यहीं पे होते हैं, तो वो तुम्हें बता दिया है। बाकी सारे थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, डिस्कनेक्ट होगा तुरंत रिकनेक्ट कर लोगे। ऐसा है, ब्लॉक है, ठीक, 2 kg और 3 kg, 2 kg और 3 kg का ब्लॉक है। ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं।